नमस्कार। केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना कराने के ऐलान को लेकर अब मैं गांव, देहात, कस्बों में अलग अलग लोगों के बीच, ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या के बीच, जनगणना को लेकर जातियों के बीच जाने की कोशिश कर रहा हूं। देश का आम आदमी इस जातीय जनगणना को कैसे देख रहा है। अलग अलग गांव के लोग, अलग अलग जातियों के लोग। विपक्ष ने बहुत लंबे समय से ये मांग उठा रखी थी और आज मैं बागपत के एक फार्म हाउस में आया हूँ। आप देख ही रहे हैं कितना शानदार फार्म हाउस है और कितनी शानदार ये कुटिया बनी हुई है जिसमें एक चौपाल की तरह लोग इकट्ठा हैं। शाम का वक्त है, मैंने सोचा यहीं से माहौल क्या है की जानकारी ली जाए। तो विपक्ष ने जिस तरीके से इसको एक मुद्दा बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित तौर पर जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया, उससे देश के लोगों को क्या लगता है और जो समाज का एक्सरे कहने की बात कही जा रही है, वो समाज का एक्सरे जो आएगा उससे किसको फायदा, किसको नुकसान होगा। वैसे जातिगत जनगणना से देश की पूरी जो सामाजिक आर्थिक संरचना है उसका पता चल जाएगा। मोटे तौर पर बागपत को जाटलैंड कहते हैं और ये जाटलैंड अब रहा भी नहीं, क्योंकि जाटों का राजनीतिक प्रभुत्व इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ चुनाव में खत्म सा कर दिया और जाट राजनीति के सिरमौर चौधरी चरण सिंह, उनके परिवार के जैन चौधरी, जो उनके पोते हैं, ग्रैंडसन है, वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए, एनडीए में अपनी पार्टी के साथ, और वो इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जातिगत जनगणना को आप लोग कैसे देख रहे हैं? जातिगत जनगणना तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और इसका भविष्य में अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि आरक्षण की मांग बार बार उठे। जब जातिगत आंकड़े सही आएंगे तो सभी जातियों को उसका लाभ भी मिलेगा प्रतिनिधित्व करने का। सरकार अच्छा, एक बात, 100% में अगर 300-500 जातियां आ गई तो फिर किसको कितना आरक्षण मिलेगा? नहीं, 100% में तो वो तो सरकार पता नहीं किस क्राइटेरिया से तय करेगी। वो तो सरकार के उसकी बात है सोचने की, वो उसका नियम क्या होगा, क्राइटेरिया कैसे तय करेंगे वो। जातिगत जनगणना उन्होंने क्या सोच के कराई? हम पहले तो जनगणना होती थी, जातिगत जनगणना तो पहली बार हो रही है 1951 में शायद हुई थी, 31 में, अंग्रेजों के जमाने में 31 में हुई थी। और उसके बाद ये पहली बार ही जाति जनगणना हो रही। जनगणना की बात चल रही थी, जाति जनगणना हुई पहली बार। तो ये सारे विपक्ष के लोग ही तो कह रहे थे जातिगत जनगणना कराओ। नहीं, विपक्ष तो कह रहा था, लेकिन सरकार पता नहीं शायद कैसे तोड़ मरोड़ के कैसे ये आंकड़े पेश कर दे। कुछ जरूरी तो है नहीं कि आंकड़ा भी सही आ जाए, सरकार के हाथ की बात है सब। आपको लग रहा है कि ये इसमें कुछ दांव पे चला जाएगा? जब आप ये कह रहे 100% आ जाए कोई जाति, नहीं, मैं ये कह रहा, अरे नौकरी जब आरक्षण आप देते हो तो 100 नौकरी में 27 पिछड़ों को दिया, 15 आपने शेड्यूल ट्राइब को दिया, अनुसूचित जनजाति को दिया, 7.5 आपने उसको दिया, 22.5 हो गया, एसटी को दिया, एससी को दिया, तो 49.5% हो गया। आपने कैप लगा दिया कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, 49.5% ये हो गया। तो 100 नौकरी निकल रही है तो 49, 49 रिजर्व है। लेकिन जब इतने ही जातियों का सामना आएगा और हर जाति रिजर्वेशन मांगेगी तो फिर उसका कैसे क्राइटेरिया फिक्स होगा? मोटे तौर पे लोग, हालांकि उनको ग्रुप्स में बांट करके किया जा सकता है, जैसे बैकवर्ड को रिजर्वेशन में बैकवर्ड की सारी जातियां आ जाती हैं। मेरे विचार से तो उसका ये वर्गीकरण करेंगे। हर जाति को जो है उसका परसेंटेज जो है अलग अलग निर्धारण करेंगे नई तरीके से, पिछले वाले आंकड़े को लेकर नहीं करेंगे। देखिए, मैं अपने कार्यक्रमों में पहले जब मैं ये कार्यक्रम करता था तो मैं किसी भी आदमी से चुनाव के दौरान पूछता था, ऐसे बातचीत करके, तो कभी जाति की बात मैं पूछ दूं या नाम पूछ दूं उससे तो लोग बड़ा ऐतराज करते थे कि ये राजीव रंजन अपने कार्यक्रम में जाति पूछता है या नाम पूछ के जात समझ जाता है। और अब सरकार का ही नुमाइंदा आएगा जातिगत जनगणना करने, तो आपसे पूछा जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम? मेरा नाम तो जितेंद्र सिंह है। और आपकी जाति? जाति तो हिंदू हैं हम। ये तो धर्म हुआ। नहीं, जाट भी जो है हिंदू हैं। अच्छा, आप
यही तो गड़बड़ हो रही पहले से ही रंजन जी। 2013 में दंगा हुआ था, जाट मुस्लिम कर दिया उसे, जाट तो हिंदू है। यही तो दिक्कत आई यहाँ से, सब जाति अलग कर दी। तो जाटों और मुसलमानों में ही तो हुआ था उस समय तकरार, तनाव। जाट तो हिंदू है, आपने मेरे से जाति पूछ ली, मैं कहा सबसे पहला हम है हिंदू। तो धर्म हो गया। नहीं, धर्म नहीं है। अगर हिंदू केवल धर्म मानने तो गुज्जर, फिर गुज्जर अलग जाति कही जाएगी, तो जाट वर्षित मुसलमान में करना चाहिए था ना। हाँ? जाट वर्षित मुसलमान नहीं होना चाहिए था। ये तो जाति में बांटने का काम कर रहे। कायदे में चौधरी चरण सिंह की पहले से ही बात थी, वो जातिवाद में कभी विश्वास ही नहीं किया उन्होंने। वे तो किसान की बात करते थे हमेशा। ये तो जाति की बात बांट कर, तो यहाँ से आपस में मतभेद पैदा करने की बात करें। जाति की बात होनी नहीं चाहिए। अब जब जातिगत जनगणना होने लगी तो अब आप लोग कह रहे हो कि जाति की बात होनी नहीं चाहिए। जब सरकार कह रही थी, जब नहीं हो रही थी तो आप कह रहे थे ये सरकार डर रही, एक बार जातिगत जनगणना करा दे फिर इसे समझ में आ जा। नहीं, जब विपक्ष ने पहले मांग उठाई थी तब पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था। अब पता नहीं क्या आगे चुनाव आ रहा हो सके, इसका कहीं ना कहीं लाभ लेने के मूड में हो। अरे चुनाव तो इस देश में हर 6 महीने पे होते ही रहे कहीं ना कहीं। फिलहाल आ रहा ना, फिर बंगाल उसमें आ रहा, आपका बिहार में। अरे बिहार में 6 महीने लग रहा अभी। नहीं, 6 महीने पहले हो जाने की तो पृष्ठभूमि तैयार। यहाँ तो किसान की बात करो आप। ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि, उन्होंने कभी जाति की बात करी नहीं, ना दंगे फिसाद की बात करी, हमेशा जोड़ने की बात करी। वे तोड़ने के में विश्वास ही नहीं रखे थे। देखो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे इधर तो उन्होंने जाटलैंड बोला था ना, जाटलैंड ही बोला इसको। सब लोग जाटलैंड बोलते थे और यहाँ पर जाटों का प्रभुत्व था। ये तो बीजेपी आई कि जाट साफ हो गए, एकदम कहीं जीत ही नहीं पा रहे एकजुट होके। खाली माइक पर हमारे शो में चाहे जितना बोलते रहे, मगर जब चुनावी नतीजा आए इधर साफ हो जा, बीजेपी जीत जा। उस समय का भावनात्मक रूप से जो है लोग फिसल गए थे। 14 में फिसले, 19 में फिसले, 24 में भी फिसले। नहीं, 24 में तो अब ठीक रहे। 24 में तो अब ठीक रहा रिजल्ट, ज़्यादा वो नहीं रहा। बिरादरी का प्रतिनिधित्व ज़्यादा संख्या में चौधरी चरण सिंह के प्रति उनका जो है वो रहे हमेशा लगाव, क्योंकि यहाँ से उन्होंने राजनीति की, देश के प्रधानमंत्री बने। आपका नाम क्या है भाई साहब? जी, मेरा नाम सोहनवीर सिंह है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ और जिस विषय पर आपने बातचीत शुरू की है, मुझे लगता है कि सभी दल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये इस तरह की देश में एक समस्या पैदा करते जा रहे। जातियों से तो हम लोगों को छुटकारा पा लेना चाहिए। होगा कभी? अब नहीं लगता, अब तो ऐसा चांस बना दिया। अब क्या कभी से नहीं हुआ जाति से जो छुटकारा? कब छुटकारा हुआ नहीं, लेकिन लिखाई पढ़ाई जैसे बढ़ी तो उम्मीद जगी थी कि जातियों से शायद हम लोग बाहर निकल जाएं। लेकिन एक ऐसा राजनीतिक माहौल देश में पक्ष विपक्ष सबने बना दिया कि अब लगता है कि जातियों का और दौर बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेंगे। जैसे जैसे जातियां निखरेंगी तो संघर्ष बढ़ेगा और लगता है कि जैसे रिजल्ट आएगा जातियों का तो सड़कों पे लोग उतरेंगे आरक्षण के लिए। अब जिसको 20% मिल रहा है वो 40 की मांग करेगा, 10 वाला 20 की मांग करेगा और फिर से खून खराबे होंगे। इससे राजनीतिक गोटियां बिछेंगी, कहीं भाजपा को लाभ होगा, कहीं मुलायम सिंह को लाभ होगा, कहीं कांग्रेस को लाभ होगा और जातियों में मुझे लगता है कि ये एक देश के लिए बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा। इससे कोई किसी तरह का लाभ आम जन को होने वाला नहीं है। देश की अधिकांशतः पार्टियां, मुझे तो नहीं याद लगता है कि ऑन रिकॉर्ड किसी पार्टी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना के विरोध में हैं। नहीं, सारी अब विरोधी विपक्षी कह रहे थे, हाँ बीजेपी वाले जरूर उनकी मांग पे कहते कि प्रधानमंत्री कहते हम इतनी जातियां, हम तो 4 ही जाति मानते। नितिन गडकरी कहते जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा मैं लात है। और योगी आदित्यनाथ भी कुछ कुछ ऐसी जातियों की बात करते रहते थे। लेकिन अब वही लोग सबसे आगे निकल के कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना करा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है देश के सारे राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के समर्थन में। इसका मतलब कि ये ऐसी चीज है जिससे कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और वो चीजें बहुत क्लियर हो सकती हैं। जी सर, देखिए राजनीति में कोई भी हो, भाजपा हो, दूसरे दल हो,
हर व्यक्ति लाभ उठाने की कोशिश करेगा। अब भाजपा को जैसे दिखाई दिया कि ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और विपक्ष जो है सारा एकजुट होता जा रहा है इस पर जातीय जो हम गणना करेंगे, तो भाजपा को दिखाई दिया कहीं ऐसा ना हो कि ये समस्या या बड़ा मुद्दा बनकर खड़ा हो जाए, तो क्यों ना हम लोग भी इसी में कूद जाएं और इसके साथ हम इसका लाभ उठाएं और विपक्ष के हाथ से इस मुद्दे को छीन लिया जाए। पंडित जी, आपका क्या विचार है? स्वामी जी महाराज, आज तक इस देश में जितने भी सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन हुए हैं उन सब का एक ही आधार रहा, जाति विहीन समाज। और मेरे विचार से तो देश का बेड़ा गर्क करने के लिए ये एक और बम फेंका गया है। एक तरफ तो हम बात करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग आते हैं कि जाति विहीन समाज हो। अगर शिक्षा की बात करूं, मैं शिक्षक रहा हूं, 5-5 मार्क्स वाले आरक्षण में 100 वाला रह जाता है, वो सुसाइड कर रहे हैं। आगे फिर एक समय ऐसा आएगा कि मेरी जाति के इतने आने हैं, बांट दी जाएगी। मान लिया जैसे आप ही बोल रहे थे कि 100 जाति आ जाएंगी, और जैसे कोई एक जाति है उसका 2% है, उसको 2 ही आदमी आएंगे, फिर कहे जाएंगे ये इसमें से इतने लाने हैं, जैसे अब चल रहा है। तो क्या होगा आने वाला भविष्य? मैं आपसे ही पूछता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अभी ये भविष्य के गर्त में है कि क्या क्या कैसे होगा, लेकिन जाति जनगणना जब होगी जातियों का पता तो चलेगा ही, साथ में सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि भी पता चलेगी। तो जो लोग सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर उन्नत कर गए हैं वो सिर्फ जाति के नाम पर रिजर्वेशन नहीं पा सकते, ये भी एक बात है जी। लेकिन उस जाति में वो जो गरीब है उसका क्या होगा? उसे मिलना चाहिए। तो फिर ये आर्थिक आधार क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आर्थिक आधार पर इस समय रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस में वही फर्जी बन के उन्हीं में ही चले जाते हैं। अभी आईएएस में पकड़े गए 2। एडमिशन कोई लेता है यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस में एक स्कूल में एडमिशन हुआ, वो रोता रह गया। तो समस्या ही आ रही है, मैं जो कहा आपसे कि एक तरफ तो जितने आध्यात्मिक सामाजिक आंदोलन होते हैं वे जाति विहीन समाज की बात करते हैं, जितनी हमारी क्रांतियों की बात आती है जाति विहीन की बात करते हैं। तो व्हाट इज दिस? एक बार, आपका नाम क्या? आचार्य कृष्ण। आप ब्राह्मण हैं? मैं कोई जाति नहीं मानता। अच्छा। मैं जाट हूँ, वैसे जाति में हाँ? जाति में जाट में पैदा हुआ हूँ। मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, जहाँ जाति और धर्म से ऊपर की बात है। धर्म आत्मा को तो इससे अलग करना चाहिए, लेकिन तब भी ये जो मंदिरों में पुजारी पुरोहित एक जाति विशेष के लोग रहते हैं, कहाँ तो रहते हैं? मैंने तो हरिजन भी देखे हैं। ये हम क्यों बांट रहे हैं? कितने रहते हैं? मान लिया कोई आ रहे हैं। अरे भाई, ये ऐसे मुसलमानों में देखिए मौलाना उलमा इमाम कितने रहते हैं, पंडित, तो बहुत सारी जातियों के लोग। मैं अभी गया था अंबेडकर हॉस्टल में, मैंने उनसे पूछा कि जब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा, तो उन्होंने कहा हम वहाँ क्यों जाएं, क्यों हमें पुजारी कभी रखेंगे? तो ये जातियों कैसे मानेंगे आप? हिंदुस्तान में जाति तो एक सच्चाई मैं है। यही तो चाहता हूँ, अगर इस देश को तरक्की करनी है तो जाति विहीन समाज लाना होगा। ये जातियों में फिर बटेंगे, फिर आंदोलन होंगे। मान लिया मीणा है, वो जैसे अभी हुआ था आंदोलन कि हमारे इतने आने चाहिए, हमारे आईएएस इतने आने चाहिए। जो जाति 1% है उसका एक ही आएगा बस। तो जाति विहीन समाज तो तब होगा जब ये इस बहस बहुत लंबी पड़ जाएगी। लेकिन आप प्राकृतिक एक ही गांव में एक आदमी को 100 बीघे खेत और 100 लोगों को मिलाकर के 1 बीघा खेत नहीं रहेगा, और उसके बाद आप जाति विहीन तो और जाति के आधार पर है। क्या उनकी जमीन छीन ली जाएगी? नहीं, छीन नहीं जाएगी। ये व्यवस्था कैसे बनती तो चली? व्यवस्था चली, उन्होंने उस समय संघर्ष किया, जिनके पुरखे चले गए, शहीद हो गए, उन्हें कुछ उसके बदले में मिला होगा। या जिसकी जमीन है, जिसको आरक्षण मिल गया, जिसके पास नहीं है जी, वो तो ये सोचता है कि हम कैसे आगे बढ़े, हमारे पास तो खेत भी नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं, तो हमें कब अवसर मिले? किसको नहीं दिया जा रहा अवसर? सारों को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर मैं टीचर रहा हूँ, वहाँ पर सब सुविधाएं हैं, बल्कि जो माइनॉरिटीज़ हैं एक एक बच्चे को 10-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, और गरीब को नहीं मिलते जो और जाति का है। तो आप डिस्क्रिमिनेशन देखोगे तो कांप जाओगे। मैं तो इसको वहाँ देखा है ना पूरा पूरा। एक गरीब आदमी है तो अपनी फीस नहीं दे पा रहा है इंजीनियरिंग की, एक अमीर आईएएस का लड़का जिसको रिजर्वेशन है उसे सारा मिल रहा है। ये कितना बड़ा अन्याय है। चौधरी साहब, आपका क्या मानना है, जाटों का आरक्षण मिल पाएगा या जाटों का नुकसान हो जाएगा जातिगत जनगणना से?